एज़िल, सॉरी यार, मैंने गलत कहा था। तुम कहाँ हो? देखो बाहर आ जाओ। अब नहीं डाँटूँगा। प्लीज़ कम आउट। एक आखिरी उम्मीद भी किचन में उसे ना पाते दम तोड़ गई थी। अपना हाथ उठाना याद आया तो दिल ने लाख बार मलामत की और रवानी से किसी तड़पते सहरा के भटके मुसाफिर की तरह उसे आस उम्मीदें भरोसा थमाए पुकारने लगा। जैसे इसके पुकारने पर वो भागी चली आएगी। शामिर तेजी से चेहरे को बाजुओं से रगड़ती किचन एरिया से बाहर निकलती सेल फोन अपनी पॉकेट से निकाल चुका था। कहाँ हो तुम सब? फार्म हाउस सुनसान पड़ा है। किस बात के पैसे लेते हो तुम लोग? ये रखवाली करते हो तुम सब? वो बात करता हुआ बाहर निकल आया। अंदाज में नहायत गुस्सा भरा था। दांत पीसते वो बमुश्किल से खुद पर जब्त कर पा रहा था। वो वो सर, दरअसल मैं आज ही गाँव आया हूँ। बड़े साहब को बताकर आया हूँ। मुलाजिम ने हकलाते हुए कहा था। आज पहली बार शामिर बेग उससे छुट्टी की वजह पूछ रहा था। हकलाना तो बनता था। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं डैड नहीं हूँ जो तुम सबके बहानों को कबूल करूंगा। जब सैलरी पूरी मिलती है तो काम भी पूरा करो। कल तुम मुझे फार्म हाउस में वापस मिलो। इज इट क्लियर? वो सख्त गुस्से से बोला तो मुकाबिल ने सर को हाँ में हिलाती हामी भरी। शामिर ने नागवारी से कॉल कट कर दी। हे पीटर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अपने पालतू कुत्ते की गराहट स्टोर रूम एरिया से सुनता। वो माथे पर बल डाले मोबाइल फोन जेब में डाले वो पीटर के पास गया जो स्टोर के बंद दरवाजे के पास बैठा था। शामिर की आवाज पर वो भागता उसके पैरों में लेट गया और लाड करने लगा। शामिर मुस्कुराया। हे जैम, इतने खुश हो मुझे देखकर? उसके हसीन चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। गालों में उभरते वो घड़े मजीद गहरे हुए। पीटर इसके पाँव से उठता, दोबारा से दरवाजे के पास जाता, अपने पाँव से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। पीटर, क्या हुआ? अंदर क्या है? शामिर उसके इशारे को समझते माथे पर बल डाले पूछने लगा, जिस पर पीटर ने और तेजी से दरवाजे को पाँव मारे और साथ अपनी अजीबो गरीब आवाज में गुर्राने लगा। अच्छा अब साइड हटो, मैं देखूं क्या है अंदर। शामिर ने उसे साइड करते दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पीटर भौंकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वहीं शामिर भी उसके पीछे ही उसे आवाजें देता अंदर गया। अचानक से किसी निस्वानी चिल्लाने की आवाज पर शामिर का दिल तेजी से धड़का। हे पीटर, पीछे हटो पीटर। पीटर एक जानब गठरी बनी बैठी इस लड़की पर भौंक रहा था जो खौफजदा सी सर घुटनों में दिए चीख रही थी। पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस वो लड़की कोई और नहीं, एजल ही थी जो इस वक्त शामिर के पहनाए कपड़ों में थी। एजल! शामिर इसे पहचानता दौड़ता आगे बढ़ा और घुटनों के बल उसके करीब बैठते उसे पुकारा। शामिर की आवाज सुनती एजल एक पल को खामोश हुई और फिर सर उठाए खौफजदा सी निगाहों से शामिर की तरफ देखा। शामिर इसके रोने से सुर्ख भीगी चेहरे को देख मबहूत सा हो गया। दिल की धड़कनें तो इस वक्त रुकी थी जब वो नाजुक सी जान रोती उसके सीने से आ लगी थी। शामिर साकित सा रह गया, सीने पर नरम गरम सा लम्स महसूस करते। दिल ने एक बीट मिस की थी। एजल की जानलेवा खुशबू ने उसके एहसाब को पुरसुकून किया तो बेसाख्ता ही अपने मजबूत हाथों का हिसार उसके गिर्द बांधा। तुम इसे जानबूझकर मुझ पर छोड़ कर गए। वो अब हिचकियां भरती शिकवा कर रही थी। शामिर के कंधे से सर बाहर निकालते उसने एक आंख खोले। वो पीछे बैठे पीटर को देख बोली, जो अभी तक ईजल को देख रहा था। शामिर ने लब दबाया। वो जानता था कि पीटर उसके रूम में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और शायद इसी वजह से वो ईजल के पीछे लगा पड़ा था। नहीं जान, मैंने इसे नहीं कहा था कुछ भी। बस ये मेरी पहली बीवी है, ऐसा समझ लो। और तुम दूसरी। फिर भला एक सोतन दूसरी सोतन को कैसे बर्दाश्त करेगी? शामिर के लब बेबाकी से एजल के कंधे को छू रहे थे। हाथों का पुरशिद्दत लम्स अपनी कमर पर महसूस करती वो नाजुक सी जान बुरी तरह से घबराई। अपनी पेशकदमी का सोच चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। इसे भगाओ। एजल इससे दूर होती सर चेहरा हाथों से साफ करती बोली। शामिर ने एक बेबाक निगाह उस हुस्न की देवी पर डाली और फिर शरीर निगाहों से पीटर को गर्दन मोड़े देखा। यार ये मेरे कहने से थोड़ा ही चला जाएगा। कंधे उचकाता वो मासूमियत से बोला। तो एजल ने खून आशाम कहर भरी निगाहों से उसे घूरा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसे छोड़कर गए थे। इसने मुझे इतना टॉर्चर किया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागी थी। मेरे पाँव पर भी चोट लग गई। मुझे दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, सर भी दर्द कर रहा है। तुम भगाओ इस कुत्ते को यहाँ से, वरना। वो एक ही सांस में रवानी से बोल रही थी। शामिर ने एकदम से उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटे यकदम से खींचते अपने करीब किया। एजल आंखें फैलाए उसकी नीली आंखों में देखने लगी।
जब शामिर ने झुकते उसकी सांसों को कैद किया। उसके अचानक ऐसा करने पर बेसाख्ता ही एजल ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा, इसे खुद से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुकाबिल डेव था। उसे अंदाजा था पीटर खुद ही कमरे से बाहर चला गया। बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। चंद सानियों के बाद वो पीछे हटा। एजल के गुलाबी चेहरे को देख उसके कपकपाते लबों को शरीर निगाहों से देखता बोला। एजल ने जबड़े बींचे होंठ अपने हाथ से साफ किए। यार खुद ही तो कहा था कि पीटर को भगाऊं। देखो एक किस्से ही वो भाग गया। वो बेबाकी से कहता उसे बाहों में भरता जगह से उठा था। एजल ने न चाहते हुए भी सहारे के लिए इसकी गर्दन में बाजू हमाल किए। मुझे कहीं नहीं जाना शामिर, बस कर दो प्लीज, जान छोड़ दो मेरी, मैं थक चुकी हूँ। दरवाजा खोले जैसे ही शामिर ने उसे फर्स्ट सीट पर बिठाया। रिलैक्स रहो एजल, बिना बात के यूं हाइपर मत हुआ करो। इस वक्त मेरे साथ जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर, तुमसे ज्यादा। शामिर का एक हाथ गाड़ी के दरवाजे पर था, जबकि वो सर अंदर किए एजल के चेहरे पर झुका हुआ था। एजल अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें बखूबी महसूस कर सकती थी, और जो कुछ शामिर कह रहा था वो सब दुरुस्त ही था। शामिर बेग ही इस मुसीबत से इसे निकालने वाला था। थैंक्स डार्लिंग। एजल की खामोशी ने इसे मसरूर किया था। जब ये झुकते उसके गाल पर बोसा देता, वो अपने अंदाज में उसका शुक्रिया करता। दरवाजा लॉक किए खुद ड्राइविंग सीट पर आया। एजल हक्का बक्का सी बस उसे गुस्से से घूरती रह गई। मीर, ये सब क्या है? क्यों ले आए हो इसे वापस? निकालो इस लड़की को यहाँ से। वो पैलेस पहुंचा। एजल के मना करने के बावजूद भी इसे जबरदस्ती बाहों में भरते वो अंदर दाखिल हुआ था। तमीना बेगम जो रजा के फैसले पर आगे ही परेशानी से हॉल के चक्कर काट रही थी, अब एजल को दोबारा से देख वो भी शामिर की बाहों में, इनके तन बदन में आग लगी थी। मॉम, क्या हो गया है? क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हैं आप? शामिर ने बेजारगी से कहा था। मैं ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ? तुम दोनों बाप बेटा क्या कर रहे हो? बताओ मुझे जरा। तुमने कहा था तुम बस कुछ दिनों के लिए से लाए हो, मगर जब देखो उसके साथ चिपके रहते हो। और वहाँ तुम्हारा बाप इसे लीगली तुम्हारी वाइफ बनाना चाहता है। मीडिया को बुलाया है रजा ने कल। वो तुम्हारे और इसके 2 टके की गरीब लड़की के रिश्ते का कानूनी तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान करना चाहते हैं। तमीना बेगम गुस्से से चीखते हुए बोल रही थी। इनके हर लफ्ज पर शामिर और एजल दोनों ही शॉक्ड की कैफियत में मुब्तला थे। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। शौक से अचानक ही शामिर के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। एजल खुद भी रजा के इस अचानक से लिए गए फैसले पर दंग थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी में एक साथ ये इतने सारे तूफान क्यों कर उठ रहे हैं, मगर इन सब तूफानों ने जहां एजल के लिए मुश्किलात बढ़ाई थी, वही इनकी जिद में शामिर बेग भी आया था। शामिर, अब कहाँ जा रहे हो? इसे अपने रूम की तरफ जाता देख तमीना फिर से चिल्लाई। मॉम, एजल को रूम में छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो तुम? उसकी टांगें टूट गई हैं क्या? सुर्ख अंगारा चेहरे से एजल को घूरती वो चबा चबा कर बोली। मॉम, फॉर गॉड सेक, अब बस कर दे। यार उसके पाँव में चोट आई है, कैसे चलेगी वो? वो झंझलाहट से गोया हुआ और फिर खुद ही सर को नफी में हिलाए वो रुख मोड़े लिफ्ट की जानिब बढ़ा। अगले 5 मिनट में वो अपने रूम के सामने था। एजल को तो जैसे चुप ही लग गई थी। अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच सके। चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। क्या हुआ, परेशान हो? उसे बेड पर बिठाते शामिर ने कंफर्टर उसके घुटनों तक देते पास बैठते उसकी हसीन आंखों में झांकते हुए पूछा। एजल ने घबराहट से इन हसीन नीली आंखों वाले शहजादे को देखा। थोड़ी देर पहले की शामिर की बेबाकी इसे भूली नहीं थी, जब भी वो नजरें चुरा रही थी। और शामिर बेग इसके शर्मो हया से सुर्ख पड़ते चेहरे के हसीन रंगों में खोता सा गया। जो हुस्न उसने तस्वीर किए थे, इसमें तो जरा बराबर भी एजल जावेद जैसी शर्मो हया, झिझक, पलकों का बोझल होते आरजुओं पर गिराना, इनमें से कोई भी खूबी नहीं थी। बल्कि पहल हर बार वही करती थी, मगर आज इस मासूम पाकीज़ा लड़की को छूकर लोगों पे में जो सरूर गर्दिश कर रहा था, इसका मोल कोई शामिर बेग से पूछता। हम फ्रेंडली बात कर सकते हैं। एजल के मोमी दूधिया नाजुक हाथ पर अपना पुरहिद्दत सुर्खों सफेद भारी हाथ रखते जैसे दोस्ती का आगाज किया। एजल ने नामहसूस अंदाज से धड़कते खौफजदा दिल से अपना हाथ खींच लिया। वो क्या अंकल, सच में तुम क्या चाहती हो? वो जरा सा खिसकते इसके मजीद करीब हुआ, हाथ बेड पर मजबूती से जमाए उसके चेहरे को करीब से देखने लगा। एजल सांस रोक गई। वो जानती थी फिल वक्त लड़ झगड़ कर
कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बस इससे अपना काम निकलवाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि अंकल मीडिया को मत बुलाएं। एज़िल ने बेहद नरमी से, उम्मीद से उसे देखते कहा था। वैसे भी वो जानती थी शामिर बेग किसी भी सूरत इसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। ठीक है, मैं डैड से बात करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अब की बार नीली आंखों में अजब सी चमक से बोला था। एज़िल के गले की गुठली उभर कर मासूम हुई थी, जो शामिर बेग की शार्प निगाहों से छुपी न रह सकी। डैड माने या फिर नहीं, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। शामिर ने अपना निचला लब दांतों तले दबाए, शरीर निगाहों से उसे देखते हाथ आगे बढ़ाया। एज़िल ने खफगी से उसकी अजीब सी आंखों को देखा और फिर गाल पर उभरते घड़े को। लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। एज़िल ने दामन बचाया। मगर तुम लड़की नहीं हो, वाइफ ही हो और मैं हस्बैंड। तो इस लॉजिक से हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो फिर हम एक दूसरे के बहुत कुछ और तो लगते हैं। वो मायनी खेजी से कहता थोड़ा मजीद आगे को खिसका। एज़िल ने यकदम से पीछे होते क्राउन से सर लगाए, उसे खौफजदा निगाहों से देखा। कंफर्टर पर गिरफ्त मजबूत कर किसने कहा लड़का लड़की दोस्त नहीं होते? मैं करूंगी दोस्ती। वह हकलाती हुई फौरन से अपनी कही बात से मुकर गई। वेरी गुड डार्लिंग। वैसे एक बात है, मेरी संगत का काफी अच्छा असर हो रहा है तुम पर। वो इसे अचानक से अपनी कही बात से मुकरने पर एज़िल को टोंट करता आंख विंक किए लम्हों में उसकी शफाफ पेशानी पर पुरहिद्दत भरा लम्ब छोड़ता कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलते ही वो रजा से मिलने के इरादे से लिफ्ट की जाने बढ़ा, जब इसका सेलफोन रिंग हुआ। शामिर ने सेलफोन बाहर निकाला तो डॉक्टर वजाहत का नंबर देख एक पल को चौंका। लिफ्ट में दाखिल होते उसने बटन प्रेस किया और फिर कॉल यस करते मोबाइल कान से लगाया। हेलो जी डॉक्टर। पहली बार वो कदरे तमीज से मुखातब हुआ। बेटा, तुमने रजा साहब को कुछ बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हें उनकी कंडीशन के मुतल्लिक आगाह किया है? डॉक्टर वजाहत के लहजे में वाज़िया परेशानी थी। शामिर ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं बताया डैड को। शामिर ने रसान से कहा तो वो शुक्र भरा सांस खारिज करते सोफे पर बैठ गए। बेटा, मुझे मना किया था रजा साहब ने कि मैं तुमसे ये सब कभी शेयर ना करूं। प्लीज़ तुम इनको कुछ मत बताना। डोंट वरी अंकल, मैं आपको भी यही कहने वाला था। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें और मुझे वक्त पर डैड की मेडिकल कंडीशन से आगाह करते रहिएगा। शामिर ने लिफ्ट की दीवार से टेक लगाए कहा, बेटा तुमने आज मुझे खुश कर दिया। बस अब उनके कारोबार को संभाल लो। बहुत से धोखेबाज ऐसे हैं जो दोस्ती की आड़ में रजा की जड़ें खोखली कर रहे हैं और डके छुपे अल्फाज में से तनबिया करने लगे। शामिर की नीली आंखों में खून की लकीरें उभरी। डोंट वरी अंकल, मैं देख लूंगा सब कुछ। आप बस डैड का ख्याल रखिए। वजाहत का इखलाक देख वो काफी मुतासर हुआ था। जब भी इज्जत भरे लहजे में इल्तिजाइया कहा, जरूर बेटा। अच्छा, मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। ओके डॉक्टर, बाय। शामिर मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। मोबाइल फोन पेन की पॉकेट में डालते वो किसी गहरी सोच में मुब्तला हुआ था। डैड, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो रूम में आया तो रजा साहब ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटे थे। शामिर बेचैनी से गोया हुआ और उनके पास जाते बैठा। रजा ने उसे देखा और फिर गहरी सांस भरते वो टेक छोड़ते सीधा हुए बैठे। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे आज। अपना हाथ शामिर के हाथ में देख वो टोंट करने वाले अंदाज में बोले। शामिर आईब्रोज काटते मुस्कुराया और फिर लब रजा के हाथ की पुष्ट पर रखे। रजा चौंके थे, ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता था। यार क्या हो गया है? झगड़ूं तो भी आपको गुस्सा आता है, अब प्यार दिखा रहा हूँ तो भी आप टोंट कर रहे हैं। वो बुरे से मुंह बनाते बोला तो रजा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी। एज़िल कहाँ है शामिर? वो मुतफक्किर सी निगाहों से उसे देखते पूछने लगे। मेरे पास है डैड, मतलब ले आया हूँ उसे, वो मेरे रूम में है। तुम्हारी मॉम ने जरूर बता दिया होगा तुम्हें मेरा फैसला। रजा के बताने पर उसने गहरी सांस भरी। जी, अभी बताया उन्होंने। वो मासूमियत की आला तस्वीर बनता गोया हुआ। शामिर बेटा, मैं जानता हूँ तुम रुबाब से शादी करना चाहते हो, मगर बेटा वो सही लड़की नहीं है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक घर में नहीं, एक खुशहाल खानदान में जिंदगी गुजारो। जिंदगी के वो रंग, वो खुशियाँ जो दौलत की लालच में मैं हासिल नहीं कर पाया, मैं वो खुशियाँ, वो सारा सुख तुम्हारी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। शामिर बस खामोशी से इन्हें देख और सुन रहा था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके डैड उसके लिए इतने मुतफक्किर होंगे और ये सारी खुशियाँ सिर्फ एज़िल तुम्हें दे सकती है। रजा ने अब मुद्दे की बात की थी। शामिर ने होंठों को मोड़ा। डैड, मुझे आपके किसी फैसले से कोई एतराज नहीं। वो रजा की आंखों में देखता यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला। रजा चौंक से गए। मुंह खोले वो शामिर को देखने लगे। कहीं बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें?
वो इसके सर को हाथ से छूते पूछने लगे। शामिर इनकी हरकत पर कहका लगाते गहरा मुस्कुराया। हसीन चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा था। नो डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल होशो हवास में आपसे कह रहा हूँ। मगर मगर क्या शामिर? रजा चौंके थे, माथे पर बल डाले उसे देखते हुए पूछने लगे। मगर एजल नहीं मानेगी डैड। आप जानते हैं वो घर से भाग गई थी, अब भी बड़ी मुश्किल से मना कर लाया हूँ। और तो और उसे अपने डैड की मौत का भी इल्म हो चुका है। शामिर ने रसान से ने हालात की संगीनी से आगाह किया तो रजा ने आंखें मींच ली। ये सब अच्छा नहीं हुआ शामिर, मगर मैं मना लूंगा उसको। बेटा बस तुम वादा करो, तुम ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाओगे। दिल में कहीं ना कहीं खौफ था कि वो एजल को धोखा ना दे। जब भी एक बार फिर से पूछा, डैड आप बेफिक्र रहें, मैं इसे हर खुशी दूंगा जिस पर उसका हक होगा, शामिर ने जल्द से कहा था। जबकि रजा भी उसके कहने पर बिना कुछ कहे खामोश हो गए। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ये मैटर नहीं करता कि आप कमेंट स्टोरी के बारे में करते हैं, आप मेरे बारे में कुछ लिखते हैं या अपने बारे में कुछ लिखते हैं। मुझे हर कमेंट रीड करने पे खुशी होती है, चाहे वो आप अपने बारे में कुछ बताएं, चाहे वो आप मेरे बारे में कुछ लिखें या कहानी के बारे में कुछ लिखें। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि कौन कौन है जो मुझे सुन रहा है। तो चलें अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। आपका खाना। ये साल आंखों पर हाथ रखे छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा था जब सफीना की आवाज़ पर उसका ध्यान बटा। वो फौरन से सीधा होते बैठा। सुनो, वो तेज लहजे में बोला। सुबह हुई बहस के बाद अब रात के 12 बजे घर लौटा था। जकिया से बचने की गर्ज से वो छत पर लेट गया था जब अचानक से सफीना ऊपर आई। जी। वो नजरें झुकाए उसके सामने किसी मुजरम की तरह खड़ी थी। गंदमी रंगत पर तीखे नैन नकूश काफी जच रहे थे। वो खुश शक्ल थी, मगर एजिल के हुस्न के सामने वो कुछ भी नहीं थी। वो लाशौरी तौर पर सफीना का मुकाबला एजिल से कर रहा था। यसाल ने सर झटका। देखो सफीना, तुम मेरी अच्छी दोस्त रही हो, मेरी खाला मरहूम की इकलौती बेटी भी। वो चंद सानियों को रुका। सफीना नजरें झुकाए लब काट रही थी। वो जानती थी ये साल क्या कहेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज भी एजिल से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता, ना ही उसके सिवा किसी दूसरे से शादी करूंगा। सफीना ने हलक में अटकते आंसुओं को बमुश्किल से निगला था। अम्मी तुमसे पूछें तो तुम इनकार कर देना इस रिश्ते से। वो अब मुद्दे की बात पर आया था। अगर इनकार करना इतना आसान है तो आप क्यों नहीं मना कर देते खाला को? सफीना ने संजीदगी से उसे देखते कहा। मैं कर चुका हूँ इनकार, मगर क्या ये साल? आपसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, मगर इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझे जलील करते रहें। अगर आपको कोई इशू है तो आप खुद खाला को मना कर दे, मैं कुछ नहीं कहने वाली। सफीना ने दो लफ्जी जवाब दिया। ये साल जबड़े बींचे सर्द निगाहों से स्याह आसमान को देखते गया। मुँह चारपाई पर पड़ा सेल फोन बज उठा था। वो सफीना की पुष्ट को सर्द निगाहों से घूरते फोन उठाए कान से लगा गया। हेलो। हाँ ये साल, मैं समीर। क्यों कॉल की है इस वक्त? वो खासा तपा हुआ था। उकताए हुए लहजे में वजह पूछी। यार इजल का पता चल गया है, ये साल ने पुरजोश लहजे में कहा। क्या? समीर क्या कह रहा है तू? वो बेयकीनी से एकदम से जगह से उठ खड़ा हुआ। रुक एक मिनट, एक वीडियो भेजता हूँ तुझे। समीर ने फोन होल्ड पर करते एजल और शामिर की वीडियो ये साल को सेंड की। ये साल धड़कते दिल से मोबाइल फोन हाथ में थामे स्क्रीन पर डाउनलोड होती इस वीडियो को देख रहा था और फिर इसने वीडियो स्टार्ट की। एजल। शामिर बेग की बाहों में दुल्हन के लाल जोड़े में मलबूस वो लड़की ये साल का इश्क थी, उसकी बचपन की मोहब्बत। आंसू रवानगी से पलकों की सरहद तोड़ उसके रुखसार पर गिरने लगे। हेलो यसाल, सुन। तो सुन रहा है? स्पीकर से समीर की आवाज उभर रही थी, मगर यसाल बिल्कुल बुत की मानद ताकत हो चुका था। यसाल, ये लड़का रजा बेग का बेटा है, पाकिस्तान के मशहूर तरीन बिजनेसमैन और अमीर तरीन आदमी की इकलौती और बिगड़ी औलाद। और हो सकता है कि ये इजल को जबरदस्ती उठाकर ले गया हो। समीर ने इसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया था। यसाल के बेजान वजूद में जैसे फिर से जान आई थी। उसने कप कपाते हाथों से फोन कान से लगाया। मुझे मिलना है इजल से प्लीज। वो लहजे में काबू पाता गोया हुआ। कल रजा बेग के अपने घर में कोई मीटिंग रखी है, प्रेस आने वाली है और कल से अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता इस पैलेस में दाखिल होने का। समीर ने उसे रास्ता दिखाया था। ये साल की जान में जान आई। उसे यकीन था कि ये साल मान जाएगा। ठीक है समीर, मैं तैयार हूँ। हम कल जाएंगे वहाँ और रेजल को लेकर ही वापस आएंगे। अपनी सुर्ख आंखों को बाजू से रगड़ते वो मजबूत लहजे में
आवाज की लर्जिश पर काबू पाते बोला। वो सीटी बजाता लापरवाही से कमरे में आया तो खाली बेड को देख आंखें छोटी किए वो तायराना निगाह पूरे रूम पर डाली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफे पर कंफर्टर में लिपटी इजल को अपनी नीली निगाहों से घूरता वो संजीदगी से खोया हुआ। इजल आंखें मीचे सोती बनी रही। जानम, यहाँ क्यों सोई हैं आप? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे जाने कितनी मोहब्बत हो इन दोनों के दरमियान और इजल इससे लड़ के सोफे पर लेटी हो। इजल के जवाब ना देने पर वो हाथ सीने पर लपेटे मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफसार करने लगा। इजल का कोई इरादा नहीं था इसे जवाब देने का। जब ही सोने का नाटक करती लेटी रही, शामिर की नीली आंखें चमकी थी। एक भरपूर निगाह इस नाजुक सी जान पर डाले वो धीमे कदम उठाता आगे बढ़ा और एक झटके में किसी गुड़िया की मानद उसे बाहों में भरा। शामिर, क्या कर रहे हो? खुद को खला में महसूस करती वो अपनी गजाली आंखें फैलाए हैरतों परेशानी से पूछने लगी। जान, तुम गिर जाओगी, बस बेड पर ले जा रहा हूँ। वो हंसते हुए गोया हुआ तो दाएं गाल पर उबरते घड़े को देख इजल ने दांत पीसे। वो वाहद मर्द था जो गुस्से मुस्कुराहट हत्ता के हर रूप में हसीन तरीन दिखता था। मुझे नहीं सोना बेड पर, इजल ने नजरें उसके चेहरे से हटाए कहा। और ऐसा मुमकिन नहीं है जान। क्या शामिर बेग रूम में होते हुए इजल शामिर बेग से दूर सोए। उसके हसीन चेहरे पर बिखरती खफकी टमाटर की तरह सुर्ख हुई छोटी सी नाक को देख वह लब दांतों तले को चलते बोला, मगर मुझे नहीं सोना। शामिर के चेहरे को संजीदगी से देखती वो सपाट लहजे में गोया हुई। शामिर ने जैसे ही उसे बेड पर उतारा वो तेजी से उठी। इजल, चुपचाप लेटो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। शामिर ने पैंतरा बदला। क्या बताना है? क्या हुआ है? अंकल ने क्या कहा? शामिर के चेहरे पर फिक्र के तासुरात देख इजल पांव लटकाए बेड पर बैठी। क्या बताऊं? शामिर ने मसनूई लाचारगी से कहा और फिर इजल के करीब उसी के अंदाज में बैठा। सब बताओ, क्या बात हुई अंकल से? इजल घबराहट से उसके बाजू को पकड़ते पूछने लगी। शामिर की शार्प निगाहें अपने बाजू पर धरे नाजुक से सफेद मोमी हाथ से होती गुलाबी सूट में मलबूस इस हसीन दोशीजा पर अटकी। डैड ने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे अगर मैंने उनके फैसले से इनकार किया। मजीद लाचारगी तारी करते वो कंधे झुका गया, होंठ भी ढीले छोड़ दिए। गोल्डन खूबसूरत बाल उसके माथे से चिपके हुए थे। इजल की आंखें हद दर्जा फैली, धड़कनें परेशानी से तेज और कभी मध्यम हो रही थी। क्या? इजल को भी तक यकीन नहीं हो रहा था कि रजा अपने इकलौते बेटे को ऐसे धमकाएंगे। हाँ, मैंने भी ऐसे ही रिएक्शन दिया था डैड को, मगर उन्होंने कहा कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे और इजल से भी खुद बात करेंगे। आंखें चिपकाता वो अपने माइंड में बनाई ताज़ा तरीन फिल्म अब इजल के सामने धमाकों के साथ पेश कर रहा था। नहीं, अब क्या होगा? इजल का हसीन चेहरा फक पड़ गया। शामिर ने आईब्रो मोड़े होंठों को गोल करते उसे देखा। जो भी होगा कल देखेंगे, अभी के लिए सो जाओ। शामिर उसकी इस कदर परेशानी को देख फौरन से उसे बाजू से पकड़ते बेड पर लिटाने लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। इजल ने बेचैनी से कहते अपना हाथ छुड़ाया। चुपचाप लेटी रहो अगर मेरी मदद चाहिए तो, वरना मैं कुछ मदद नहीं करूंगा। शामिर ने उसे डराया। इजल सोच में पड़ गई। अगर शामिर ने भी उसका साथ छोड़ दिया तो फिर वो यकीनन इस घर से निकलने में कामयाब नहीं होने वाली थी। ठीक है, मैं सो जाती हूँ, मगर तुम मेरी मदद करोगे ना अंकल को मनाने में? हाँ यार, अभी गया तो हूँ डैड के पास, उनसे कहा भी है कि मीडिया को मत बुलाएं। अब सुबह फिर से कहूँगा। शामिर ने 3 से 4 बार सर को हाँ में जुम्बिश दी और साथ ही आंखें भी झपकी। अच्छा, फिर मैं सो जाती हूँ। इजल ने बेबसी से कहते कुशन फिर से दरमियान में रखने शुरू कर दिए। शामिर खामोश निगाहों से उसकी सारी कार्रवाई को देखता। अब चलता अपनी साइड पर गया और शर्ट उतारे नीचे फेंकता वो फैलता हुआ बेड पर लेट गया। अपनी टांगें क्लोज रखो, मेरे इलाके में नहीं आनी चाहिए। इजल ने उसकी टांग को हाथ से दूसरी तरफ करते गुस्से भरी आवाज में वार्निंग दी। खिलाफे मामूल वो चुपचाप लेट गया। इजल के लिए हजम करना मुश्किल था, मगर वो कंफर्टर सर तक ताने रुख दूसरी तरफ करती लेट गई। शामिर ने लैंप को ऑफ किया और फिर लब फैलाए अपनी शैतानी मुस्कुराहट को दबाया। मोबाइल फोन उठाते उसने मखसूस बेल को ऑन करते जल्दी से पास पड़े मेज पर रखा। कमरे में एकदम से पीटर के भौंकने की आवाज सुनते इजल का दिल खौफ से उछलता हल्के मटका। उसने खौफजदा सा होते कंफर्टर को दोनों हाथों में दबोच लिया। इसे लगा कि शायद ये इसका खौफ या वहम था, मगर हर बढ़ते लम्हे के साथ पीटर की आवाज मजीद खौफनाक होती चली गई। इजल का चेहरा एकदम से पसीने से तर हो गया। वो चीखती एकदम से जगह से उठते शामिर की तरफ लपकी। शामिर,
वो हकलाती हुई खौफजदा सी आवाज में उसके सीने से लगी। क्या हुआ जाना? शामिर ने फराख दिली से अपने बाजू का मजबूत हसार इजल की कमर के गिर्द मजबूत किया और बालों पर बोसा देते वो इससे इस्तफसार करने लगा। शामिर, वो तुम्हारा कुत्ता। खौफ से उसके अल्फाज भी अदा नहीं हो पा रहे थे। आज दूसरी बार वो खुद उसकी पनाहों में समाई थी और ये लम्हात गुजरते वक्त से भी ज्यादा फसूखेज और जानलेवा थे शामिर बेग के लिए। वो लर्जता नाजुक वजूद उसकी बाहों में सिमटा शामिर बेग की धड़कनों को पलों में मुंतशिर कर गया। डोंट वरी जान, अब तुम शामिर बेग की बाहों में हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। इजल की पेशानी पर होंठ रखते शामिर ने दूसरे हाथ की मदद से सेल फोन को ऑफ किया। इजल काफी देर तक उसके सीने में मुंह दिए लेटी रही। शामिर का बारी हाथ इजल के आबशार को सहला रहा था। कमरे का माहौल अचानक से हिद्दत भरा हुआ था। मायनी खेजी सी खामोशी में वो दोनों एक दूसरे की धड़कनों के रक्स को सुन रहे थे। इजल ने नामहसूस अंदाज में उसके कंधे को छोड़ा और पीछे से रखने लगी। जब शामिर ने एकदम से इतनी ही तेजी से उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते उसके चेहरे को संजीदगी से देखा, जो इसे ही गुस्से से घूर रही थी। चुपचाप लेटी रहो, खा नहीं जाऊंगा। वो नजरें इसके नक्श नक्श पर फेरता गहरे लहजे में बोला, मैं कौन सा डरती हूँ तुमसे, मगर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। वो नाक सुकूट कर बोली। शामिर के मोतियों से दांत होंठों में से नमूदार होते उसकी मुस्कुराहट को मजीद पुरकशिश बना गए। छत पर मजीद इन शॉर्ट डिम लाइट के सबब वो एक दूसरे के चेहरों को बासानी देख पा रहे थे। पहली बात मुझे पसंद आई थी, मगर दूसरी नहीं, शामिर ने इसी के अंदाज में नाक सुकूट कर कहा और झुकते इजल के गुलाबी नरम और मुलायम गाल पर होंठ रखे। वो जूं ही पीछे हटा, इजल ने गुस्से से अपना गाल जोर जोर से हाथ से रगड़ा। शामिर की आंखें चमकी। इजल के सर के नीचे हमाल किए हाथ को इजल की गर्दन के गिर्द लपेटे उसने दूसरे गाल पर पहले से भी ज्यादा शिद्दत से बोसा दिया। इजल सर को जोर जोर से आगे पीछे करती शामिर को उसके इरादों में कामयाब होने से बाज रखने की कोशिश कर रही थी, जो कि नामुमकिन ही था। शामिर ने उसके गाल पर बोसा दिए इजल के लाल अंगारा चेहरे को देख आंख दबाई। इजल ने फिर गुस्से से नाक फुलाए अपने गाल को रगड़ा। ये एक खामोश लड़ाई थी जो दोनों के माँ बहन सोते वक्त भी जारी थी। शामिर ने अब की बार एकदम से इजल के समझने से पहले ही उसकी हसीन ठोड़ी के गड़े पर लब रखे। इजल ने गुस्से से अपने बाजू से ठोड़ी को रगड़ा। गालों के बाद अब इसकी ठोड़ी भी सुर्ख अनार हो चुकी थी। शामिर का एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा था, जिसके सबब वो हिल नहीं पा रही थी, जबकि दूसरा हाथ उसकी नाजुक कमर को दबोचे हुए थे और रही सही कसर उसकी भारी टांग ने पूरी कर दी थी, जिस नाजुक सी जान पर लिपटी पड़ी थी, जिसके सबब वो हिल भी नहीं पा रही थी। शामिर ने उसके तपते चेहरे को देखा और अब की बार नाक पर लब रखे और फिर माथे पर बोसा दिया। इजल ने आंखें बंद करते जैसे खुद पर जब्त करना चाहा था। शामिर, अपना घटियापन बंद करो। वो गर्राई थी और इसका ये गुस्से भरा रूप शामिर के दिल को मजीद गुदगुदा रहा था। आज से पहले ये सब हरकतें उसके लिए वक्त का ज़िया ही थी, मगर आज इसे इन सब हरकतों, इन लम्हात, इस हसीन लड़की को छूते अपने हर लम्स से एक अजीब सी सरशारी रूह तक उतरता सुकून मुयस्सर आ रहा था। कुछ ऐसा जिससे आज से पहले शामिर बेग मरहूम था। शामिर की बेबाक निगाहों का फोकस इजल के खूबसूरत होंठ थे। शामिर ने एकदम से झुकते अपने होंठ उसके होंठों पर रखना चाहे, मगर इस सुकून, इस लम्स को महसूस ना करते शामिर ने एकदम से आंखें खोली तो नजरें इजल की शफाफ हथेली पर पड़ी, जो वो अपने होंठों पर रखती दफा कर चुकी थी। ये चीटिंग है इजल, शामिर ने मुंह बसूरते कहा। अब अगर तुमने कोई भी हरकत की शामिर, तो मैं इस बेड से क्या इस कमरे से ही निकल जाऊंगी। इजल के लहजे में वाजिया वार्निंग थी। शामिर ने मुंह बसूरा। वो जानता था अब अगर इसे तंग किया तो वो शेरनी इसे छोड़ेगी नहीं। जब भी किसी बच्चे की तरह इसके सर थपकते अपने सीने से लगाए वो सर पर बोसा दिए, आंखें मूंदे गुड नाइट कहता सोने की कोशिश करने लगा। इजल ने शुक्र भरा सांस फिजा के सुपुर्द करते आंखें मूंदी। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, शामिर और इजल की ये खामोश सी लड़ाई, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा झगड़ा, ये आपको कैसा लग रहा है? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वो गहरी नींद में था जब आंखों में पड़ती तेज रोशनी ने मजबूरन उसे करवट बदलने पर मजबूर किया था। आंखों को मीचता वो बेचैनी से करवट दर करवट बदलता रहा। काफी देर तक वो यूं ही बेचैन रहा, मगर नींद में पड़े इस खलल के सबब उसकी नींद अब टूट चुकी थी। नींद से भरी सुर्ख हुई नीली आंखों को खोले उसने अपने बाएं जानब बेड को टटोला, जहाँ एजल को महसूस ना करते वो झट से उठा था। निगाहें आगे पीछे दौड़ाई तो एक जगह पर नजरें साकत सी रह गई।
कई लम्हों तक शामिर का सांस रुका रहा। माथे पर बिखरे सुनहरी बालों में से भी बल्ब वाज़िया नुमाया हो रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब एजल ने जमीन पर सर रखते सजदा किया, खिड़की से टकराती शहर की खूबसूरत रोशनी इस हसीन लड़की के वजूद को अनमोल दिखा रही थी। वो सीधी हुई और फिर चंद सानियों के बाद दूसरा सजदा किया। शामिर किसी ट्रांस में ये सारा मंजर देख रहा था। वो ख्वाब की सी कैफियत में बेड से उतरा, कदम खुद ब खुद ही इस लड़की की जानिब उठे जिसका हसीन चेहरा रोशनी से मुनव्वर था। सफ़ेद हिजाब के हाले में लिपटा वो परियों सा हुस्न किसी पर भी जादू करने की सलाहियत रखता था। इस वक्त शामिर वाकई उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था, या फिर इस इबादत का असर था कि वो किसी शहर में बंधा एक घुटना फैलाए दूसरे को यूं ही खड़ा किए बेतरतीबी से एजल से 2 इंच के फासले पर बैठा चकटक उसे देखे गया, जो नहायत खुशू खुशू से इबादत इलाही में मशगूल थी। और फिर इसने सलाम फेरा था, पहले दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर। यहाँ क्यों बैठे हो? एजल ने सलाम फेरने के बाद हैरत से इसे देखते पूछा। शामिर ने सुर्ख लबों पर जुबान फेरी। इसने सुन रखा था कि अगर कोई औरत मर्द को नमाज पढ़ता देख ले तो वो इसके इश्क में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो मर्द इस वक्त हुस्न के सबसे ऊपरी दर्जे पर होता है। मगर आज उसे ये गलत लग रहा था। एजल शामिर बेग को इस कैफियत में नमाज फज्र अदा करता देख उसे अंदाज़ा हुआ था सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरत भी खुदा की इबादत करती इंतहा की खूबसूरत दिखती थी। वो लड़खड़ाया। नीली निगाहों का मरकज सिर्फ वो चांद चेहरा था जिसका हर नक्श खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत था। नमाज पढ़ने तो नहीं आए होगे गालिबन, एजल ने जानबूझकर तंज किया था। वो अभी तक जाए नमाज पर बैठी थी। सर को झटकते फौरन से हाथ जोड़े दुआ मांगने लगी। शामिर का चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा था। उसे याद था बचपन में उसने किताबों में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इन सब के मुतल्लिक पढ़ा था, बल्कि रज़ा के साथ कई बार तो ईद की नमाज भी पढ़ी थी। वो हर बार अपनी माँ से इन सब चीज़ों की बाबत खुशी खुशी पूछता था। हमारा मज़हब अपने अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी कशिश रखता है कि गैर मुस्लिम तक इससे मुतासर हुए बिना नहीं रह सकते। फिर वो तो एक मुस्लिम घराने का बच्चा था जिसकी तरबियत लिबरल तरीके से हुई थी। तमीना बेगम इसे हर बार कहा करती थी कि ये सब सिर्फ पढ़ने की हद तक है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वाकई में शामिर बेग ने भी यही सोच लिया था कि ये सब पढ़ने की हद तक है। नमाज पढ़ोगे? जाए नमाज तय करके रखती वो लड़की से सवालिया निगाहों से देख पूछने लगी, इस शख्स से जो उसके बाप, उसकी माँ, बहन सबका कातिल था, मगर इस वक्त वो इसे खुदा का बंदा समझकर दावत दे रही थी, ना कि अपने घर बाहर का कातिल। शामिर का दिल खौफ से यकबारगी धड़का। वो जिंदगी में पहली बार निगाहें चुराने लगा। इतने साल गुजर चुके थे, इसे तो वजू तक भूल चुका था। वो अटक गया। अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे शार्प माइंडेड स्टूडेंट जो कभी किसी स्पीच मुकाबले में एक घंटे की तकरीर करते नहीं हटका था, वो आज अटक रहा था। चेहरे के तासुरात में बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। मुझे जॉगिंग के लिए जाना है तो इसीलिए उठा था। तुम सो जाओ, मैं बस इसलिए तुम्हारे पास बैठा था कि तुम्हें बता सकूं। वो हशाश बशाश लहजे में बोला, मगर आंखें जुबान का साथ नहीं दे पाई थी। एजल ने पहली बार इस शख्स को तरस भरी हमदर्दी की निगाह से देखा था और फिर सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते अब सुकून से सोने की गर्ज से बेड की तरफ बढ़ गई। आंटी, शामिर कहाँ गया है? अभी तक वापस नहीं लौटा। दिन के 12 बज चुके थे, मगर शामिर अभी तक वापस रूम में नहीं लौटा था। मिसेस मार्गन बड़ी नफासत से पिछले 1 घंटे से शामिर के रूम की तफसीली सफाई कर रही थी। इनके आने के बाद से ही इजल खामोशी से कोने में बैठ गई। वो चाहती थी कि शामिर जल्द से जल्द वापस कमरे में आए ताकि वो इससे बात कर सके कि वो फिर से रजा से मीडिया को बुलाने से इनकार करे, मगर वो शहर का गया अभी तक नहीं लौटा था। जब भी फिक्रमंदी से मिसेस मार्गन से पूछा, बेटा बाबा तो सुबह ही कहीं चला गया था। मिसेस मार्गन ने आंखों पर लगे अपने चश्मे को दुरुस्त करते मद्दन सी स्माइल से कहा तो एजल मजीद जुज़बुज़ हुई। वो मुतफक्किर सी नाखून मुंह में डालते कुतरने लगी। बेटा एक बात है, मीर बाबा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। मिसेस मार्गन को वो मासूम लड़की काफी अच्छी लगी थी। रुबाब की निस्बत वो एजल को शामिर के लिए बेहतरीन इंतखाब समझती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एजल इनकी गैर मुतवक्के बात पर घबराहट से पहलू बदलते बोली। चेहरा दहक रहा था। इसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को मिसेस मार्गन उसकी शर्म सफर करते हंसने लगी। अरे बाबा, तुम पाकिस्तानी लड़कियां भी बड़े शाये होती हो।
ہسبینڈ کا نام سنتے ہی چہرے ریڈ ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے میر بابا نے مسٹر بیگ سے بہت بحث کی صبح کے وقت۔ مسز مارگن نے مسکراتے ہوئے ایزل کے علم میں اضافہ کیا۔ کیا؟ ایزل نہ سمجھی سے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا اس میں محبت کی بات کہاں سے آئی؟ کیوں بحث کی شامیر نے انکل سے؟ ایزل کے ذہن میں تھا کہ وہ ضرور میڈیا کے آنے پر ہنگامہ کرے گا اور شاید صبح وہ اسی وجہ سے رضا سے جھگڑا ہو۔ وہ نا مسٹر بیگ میڈیا کو کل بلانا چاہتا تھا کیونکہ آج ان کا خاص میٹنگ تھا، مگر بابا بہت جھگڑا کیا کہ میڈیا کو آج ہی بلانا ہے۔ پھر بابا کی ضد کے آگے مسٹر بیگ خاموش ہو گیا، جیسے ہر بار ہو جاتا ہے۔ مسز مارگن اپنی طرف سے اسے خوشخبری سنا رہی تھی، جبکہ ایزل کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے مزید گہری ہوئیں۔ وہ ایک دم سے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیبی؟ آپ کیوں اٹھا جگہ سے؟ مسز مارگن ایزل کو دیکھ متفکر سے پوچھنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شامیر نے ایسا کہا تھا کیا سچ میں؟ ایزل کے لیے یقین کر پانا ناممکن تھا۔ جو شخص اسے خود اپنے ہی منہ سے کئی بار اعتراف کر چکا ہو کہ وہ خود میڈیا کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اور وہ کیسے مان لیتی کہ وہ اپنے باپ سے اسی بات کی وجہ سے جھگڑا ہوگا؟ ہاں بیبی، میں پاس ہی کھڑا تھا، روم کی صفائی کر رہی تھی جب بابا نے یہ سب کہا مسٹر بیگ کو۔ مسز مارگن نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تو ایزل کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ ایزل غصے سے لال پیلی ہوتے دانت پیستی بولی، اس میں شکریہ کیسا؟ میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہلے دن سمجھ گیا تھا کہ اب میر بابا آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر آپ جیسی کیوٹ سی لڑکی ان کے ساتھ کتنی پیاری لگے گی۔ مسز مارگن کے لہجے میں ستائش اور محبت ہی محبت تھی ایزل کے لیے۔ ایزل نے سرد سانس فضا کے سپرد کی، مگر وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ مسز مارگن، دروازے پر کھڑے رضا نے سنجیدگی سے مسز مارگن کو مخاطب کیا۔ یس سر، وہ فوراً سے سیدھی کھڑی ہوتے بولی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، مجھے بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اوکے سر۔ مسز مارگن خاموشی سے روم سے باہر نکلی۔ ایزل بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اکیلے کیسے رضا کو منائے گی۔ اگر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، اور اب اگر وہ اس کے پاس آئے تھے تو یقیناً انہیں امید نہیں، یقین تھا کہ وہ ایزل کو منا لیں گے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ایزل کے قریب جاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں انکل۔ لبوں پر زبان پھیرتی وہ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتی بولی، بیٹھو، مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اسے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ صوفے کی جانب بڑھے۔ ایزل بے چینی سے بیٹھی تھی، دل عجیب سا خوف زدہ ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ آپ شامیر کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ کافی دیر بعد خاموشی کو توڑتی رضا کی سنجیدہ روبدار آواز سنتی ایزل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی۔ انکل آپ؟ بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل؟ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے ماں باپ بہن مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا ہنستا بھنستا گھر لمحوں میں اجڑ گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے قاتل بیٹے کو معاف کر کے خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر بسا لوں؟ وہ دو ٹوک بات کرنے کی عادی تھی، پھیر کر یا الجھا کر باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ جب ہی سیدھے سے اپنی بات بیان کی، رضا کے لبوں کو کفل سا لگ گیا۔ ایزل کے لبوں لہجے میں جتنی نفرت شامیر کے لیے جھلک رہی تھی اسے کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا۔ شامیر کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، جس علاقے سے وہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہے، وہاں اس کے لیے یہ سب ایک عام سی بات ہے۔ میں اس کی صفائی نہیں دے رہا یا پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر ساری غلطی اس کی نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک عام سی فیملی میں بیٹی کا شادی کے دن غائب ہو جانا کتنا غلط ہے۔ دراصل یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب اس نے تمہیں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمہارے متعلق ساری معلومات نکالی اور جاوید سے تمہارے بارے میں بات کی۔ رضا اسے سب سچ بتاتے جا رہے تھے، اور ایزل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایسی حرکت کی وجہ سے جاوید خود کو ختم کر لے گا۔ انکل، آپ کے جواز یا پھر آپ کی کسی بھی سچی یا جھوٹی تسلی کو میں قبول نہیں کرنے والی۔ حقیقت کیا ہے آپ بھی اس سے واقف ہیں اور میں بھی، ایزل نے دو ٹوک لہجے میں پاٹ تاثرات سے کہا۔ رضا کئی لمحوں تک اسے ساکت نگاہوں سے لب بنچے دیکھتے رہے۔ چلو مان لیا کہ شامیر نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، تمہاری فیملی کی موت کا قاتل بھی شامیر ہے۔ میں اگر تمہیں اس رشتے سے آزادی دلا دوں تو تب تم کیا کرو گی؟ کون اپنائے گا اس لڑکی کو جو اپنی ہی شادی سے بھاگ گئی، جس کے ماں باپ اس کی وجہ سے مر گئے؟ ایزل کی آنکھوں میں ایک ساتھ جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ کپ کپاتے ہونٹ اس کی اندرونی تباہ کن کیفیت کی غمازی کر رہے تھے۔
देखो बेटा, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ एक जवान और कमारी लड़की का अकेले गुजर बसर आसान नहीं होता। तुम्हारे घर के बाकी फर्द तुम्हें किसी भी तौर हरगिज कबूल नहीं करेंगे। रजा एक कड़वी हकीकत उसके सामने बयान कर रहे थे। इन सभी बातों से कहीं ना कहीं एजल भी वाकिफ थी, मगर एक उम्मीद, एक ढारस थी दिल में। मगर आज रजा के कहने पर उसका खौफ पुख्ता हो चुका था। मैं नहीं चाहता कि शामिर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे जिसके बाद वो सारी उम्र पछताए। इसे राह रास्त पर लाने वाली सिर्फ तुम हो एजल, सिर्फ तुम हो जो इसे जानवर से इंसान बना सकती हो। मगर मुझे नफरत है आपके बेटे से। मैं मरकर भी उसे माफ नहीं करूंगी, ना ही उसे अपना शौहर तस्लीम करूंगी। वो चिल्लाई थी। काफी देर से खुद पर किया हुआ जब्त टूटा था। आंसू रवानगी से आंखों की बाढ़ तोड़ते बहते चले जा रहे थे। और रजा, उसकी हालत एक मजीद तकलीफदा हुए। बेटा, किसी गुनाहगार को राह रास्त पर लाना तो सदका जारिया है। बेटा, जब से आप उसकी जिंदगी में आए हो उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। हालांकि पहले आधी रात को नशे की हालत में लौटता था। उसके फार्म हाउस और दूसरे घर पर अमूमन कोई ना कोई लड़की रहती थी। वो सिगरेट पीता था, बल्कि अभी भी पीता होगा। मगर तुम्हारे लिए उसके जुनून ने उसे अपनी सारी आदतों से दूर कर दिया। जो इंसान महज एक जिद के पीछे अपनी सारी जिंदगी को पलट सकता है, क्या वो अपनी जिद के मोहब्बत में बदल जाने के बाद नहीं बदलेगा? रजा के पास हर बात का जवाब था। एक बाप जब अपनी बिगड़ी हुई औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए कोई मोहम सी उम्मीद भी देख ले तो वैसे हाथ से जाने नहीं देता। और यहाँ तो इन्हें पूरा यकीन था कि एजल उनके बेटे को बदल देगी। मैं भाग जाऊंगी, आप देखिएगा। रजा ने उसके सर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे कमरे से जाने लगे। जब अपनी पुश्त पर एजल की नम आवाज सुनाई दी, आप पहले भी कोशिश कर चुकी हैं। जितनी बार उससे भागोगी वो उतना ही पागल होगा। बाकी आपको जो बेहतर लगे। मैं भागने में मदद कर सकता हूँ। वो कंधे उचकाए एजल की जानब देख बोले थे। इन्हें यकीन था इस बार भी एजल का प्लान नाकाम ही होगा। अब चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। वो काफी तेज लहजे में बदतमीजी से बोली थी। रजा जानते थे कि वो इस वक्त गुस्से में है। जब ही बिना कुछ कहे डोर को लॉक किए वो कमरे से निकल गए। आंटी, क्या शामिर आ गया? रात की 8 बज चुके थे। रजा के जाने के बाद से वो शामिर का इंतजार कर रही थी, जो कि अब तक रूम में नहीं आया था। मिसेस मॉर्गन एक सफेद गाउन लेकर आई थी एजल के लिए, जो इसे आज रात पहनना था। काफी देर तक टालने के बाद बिलाखिर इसे मिसेस मॉर्गन के कहने पर लिबास को पहनना पड़ा। और अब वो उंगलियां चटखाती शामिर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नहीं बेटा, बाबा नहीं आया अभी। आप रेडी रहना, बस थोड़ी देर में आपको बाहर जाना है। वो मुस्कुराती हुई उसे आगाह करने लगी तो एजल मजीद बेचैन हुई। लुकिंग वेरी हॉट डार्लिंग। वो आंधी तूफान की तरह रूम में कहीं से नमूदार हुआ था। एजल को कमर से थामे उसके कान में शरीर से लहजे में सरगोशी की। मिसेस मॉर्गन मुड़ते इन दोनों को देख हल्की सी स्माइल देते सामान समेटने लगी। शामिर, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एजल ने बेचैन सी निगाहों से देखते उसे कहा था, जो इस वक्त ब्लैक डिनर सूट में मलबूस नजर लग जाने की हद तक प्यारा दिख रहा था। बातें करने को बहुत वक्त है, मगर इस वक्त हमें बाहर जाना चाहिए। सब वेट कर रहे हैं। वो हंसा तो उसके गाल में गड़ा मजीद गहरा हुआ। मगर शामिर, तुमने कहा था कि तुम अंकल से बात। हम रूम में आकर इस बारे में बात करेंगे। वैसे ये कलर तुम पर माइंड ब्लोइंग लग रहा है। वो सरता पैर सफेद गाउन में लिपटी इस हसीन लड़की को देख दिल से बोला था। बालों को उसने हिजाब से छुपा दिया था। शामिर को इसकी ये लुक काफी अट्रैक्टिव लगी थी। बिसागता झुकते उसने होंठ एजल की पेशानी पर रखे थे तो एजल एक पल को साकत सी हो गई थी। शामिर की हरकतें, उसे छूना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और यहाँ एजल बेबस हो जाती थी। शामिर का खौफ उसके दिल में पहले दिन से बैठ चुका था। उसे कुछ भी बोलने नहीं दे पाता था। शामिर ने एक मुस्कुराती निगाह मिसेस मॉर्गन पर डाली और फिर एजल को कमर से थामे अपने साथ लगाए और शाहाना चाल चलता रूम से बाहर निकला। एजल एकदम से चुप हो गई थी। कहती भी तो क्या, इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एंट्रेंस एरिया में खड़े हुए थे जब स्पॉटलाइट की तेज रोशनी का मरकज इन दोनों की जात बनी थी। कैमरामैन धड़ाधड़ इनकी तस्वीरें खींच रहे थे, जबकि कई लोग और मेहमान तो इस खूबसूरत जोड़ी को देख महबूब से रह गए थे। रजा बेग, जो नीचे अपने किसी दोस्त के साथ खड़े थे, उनके लबों पर खूबसूरत मुस्कान थी और आंखों में रश्क। होता भी क्यों ना, उनका बेटा दुनिया के हसीन तरीन लोगों में से एक था। उसका गैर मामूली हुस्न और उल्टे कामों में गैर मामूली शार्पनेस रजा को बहुत से ममालिक में मशहूर कर रखा था। तमीना बेगम तो सुबह ही नाराज होकर चली गई थी। शामिर ने हाथ एजल की जानब बढ़ाया तो एजल पॉट चेहरे से उसे देखने लगी।
स्माइल नहीं करनी तो मत करो, अभी अपना हाथ पकड़ा दो, वरना सबके सामने बहुत गंदी वाली किस करूंगा। वो वार्निंग वाले अंदाज में लबों पर मायनी खेजी सी मुस्कुराहट सजाए बोला। तो एजल ने घबराहट से फौरन से हाथ उसके हाथ पर रखा। शामीर ने पूरे होंठ फैलाए, मीडिया को स्माइल दी और फिर एजल के हाथ की पुष्ट पर लब रखे। एजल उसकी हरकत पर घबराते हाथ खींचने लगी, जबकि शामीर ने उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझा दी थी, जिसके सबब एजल बस कलस के रह गई थी। इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि एजल को इसने किडनैप किया है, समीर ने मुंह बनाते ही यसाल को देख कहा, जिसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख थी। समीर ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, जो एजल की कमर में हायल शामीर के बाहरी हाथ पर अटकी थी। सर वैसे मैम काफी खूबसूरत है। वो नीचे उतरते सीट पर बैठे थे, जब किसी सहाफी ने शोशा छोड़ा। वहां मौजूद सभी हंसे थे। एजल का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। वो तो है शामीर बेग की वाइफ, और खूबसूरत ना हो, इम्पॉसिबल। शामीर की आंखों में एजल का अक्स था। वो सताइश से उसके हसीन वजूद को देख हंसते हुए गोया हुआ, तो सभी ने उसकी तारीफ की। इसके बाद काफी देर तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, जिसका जवाब सिर्फ शामीर ही दे रहा था। सर मैम इतनी खामोश क्यों हैं? एक लड़की ने हंसते हुए पूछा, तो शामीर ने आईब्रोज काटे एजल को देखा और फिर इस लड़की को। दरअसल मेरी जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई गैर लड़की देखे, तो बस आप सब मुझे घूर रही हैं, तो वाइफी को गुस्सा आ रहा है। वो सर को जोर से जुम्बिश देता बिल्कुल संजीदा लहजे में गोया हुआ था। इसके एकदम से ऐसी बात करने पर एजल सटपटा गई। खफा निगाहें इन हसीन नीली निगाहों में गाड़ी, तो मुकाबल ने डीठपन से कंधे उचकाए। महफिल में काफी देर तक कहके गूंजते रहे, और ये साल हर गुजरते लम्हे अपने अंदर उठते दर्द को मजीद बढ़ता महसूस कर रहा था। सर आपकी पहली मुलाकात कब हुई और शादी कैसे की आपने? एक्चुअली पहले मैंने एजल को देखा था और देखते ही फिदा हो गया था। फिर इसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई और हम दोनों ने शादी कर ली। शामीर ने 200 वॉट की रोशन बल्ब की जितनी स्माइल पास करते ये अल्फाज अदा किए थे। एजल तिलमिला के रह गई थी। गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहें उठी, तो ये साल को अपनी तरफ नफरत से देखता पाते उसे लगा जैसे जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। सांस सीने में रुक सा गया था। ये साल तेजी से वहां से बाहर को भागा था। एजल किसी कटी पतंग की तरह उसके पीछे भागी थी। शामीर एजल के अचानक से उठने पर हैरत ज़दा सा रह गया था। मीडिया वाले भी गर्दन घुमाए उसे देख रहे थे। रजा ने शामीर को इशारा किया, जो सर को हाँ में हिलाता एजल के पीछे भागा। ये साल! अपनी पुश्त पर आती एजल की आवाज पर ये साल के कदम एकदम से थम से गए थे। ओह मिसेस शामीर बेग, आपको याद है मेरा नाम? मुझे तो लगा था अब तो अमीर कबीर हो गई हो। कहाँ याद होगा कि कोई ये साल भी था। वो अजियत से कहता अपनी सुर्ख आंखों को बाजू से रगड़ने लगा। एजल ने कपकपाते लबों को मीच लिया। आंसू रवानी से उसकी हसीन आंखों से बहते जा रहे थे। उसे लगा कि शायद वो ख्वाब देख रही है, एक ऐसा ख्वाब जो वक्त पूरा होते ही खत्म हो जाएगा। एजल उसे बताना चाहती थी कि उसने शामीर से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि वो तो आज भी यसाल से मोहब्बत करती थी, मगर अल्फाज तो जैसे मुंह से अदा ही नहीं हो पा रहे थे। एजल क्या कर रही हो यार, बाहर क्यों आई हो? शामीर एजल के करीब आते ही फिक्रमंदी से उसके चेहरे को हाथों में भरते पूछने लगा। यसाल ने इस्तहज़ाइया निगाहों से एजल को देखा, तो एजल ने फौरन से सर को नफी में हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं यसाल। यसाल को फिर से जाता देख एजल भागते आगे बढ़ी, उसके बाजू को थाम चुकी थी। शामीर ने पलटते एजल को देखा। माथे पर एकदम से बल नमूदार हुए थे। वो एजल के हाथ में मौजूद उस लड़के के हाथ को देख रहा था। जब से उसकी नीली आंखों में सुर्खी की डोरियां तैरने लगी। मुझे लगा था कि शायद इस लड़के ने तुम्हें जबरदस्ती किडनैप किया होगा। अम्मी कहती रही कि तुम ठीक लड़की नहीं हो, मगर मैं तो दिन रात पागलों की तरह तुम्हें चाहता रहा। तुम छोड़कर चली गई, तब भी तुम्हें ढूंढने के लिए हलकान होता रहा, मगर कितना गलत था ना मैं। नहीं, ऐसा नहीं है ये। शट अप एजल, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अपनी आंखों से देख चुका हूँ तुम्हारी सच्चाई। जितनी मासूम बनती हो तुम उतनी ही चालाक हो। मुझे इस्तेमाल करती रही, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाती रही। जाओ जियो अपनी ऐशो इशरत भरी जिंदगी। अपना हाथ एजल के हाथ से छुड़ाते विशाल ने उसे पीछे को धक्का दिया। एजल लड़खड़ाती गिरने लगी, मगर शामीर ने तेजी से उसे थामा। हाउ डेयर यू, तूने कैसे पुश किया एजल को? शामीर लम्हों में यह साल पर झपटा था। इसे गिरबान से दबोचते वो गुर्राते हुए लहजे में दाड़ा था। एजल का वजूद खौफ से लट्ठे की मानत पड़ गया। अरे
बड़ी तकलीफ हो रही है अपनी बीवी की। तू क्या जानता है ये लड़की कैसी है? अरे मुझसे रातों को छुप छुप कर मिलती रही है ये। मेरी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकती थी, और अब तेरे साथ ये गेम खेल रही है। देखना तेरे बाद किसी तीसरे। इससे पहले कि ये साल अपना जुमला मुकम्मल करता, शामिर ने खींच कर मुक्का उसके जबड़े पर मारा। ये साल एकदम से दर्द से बिलबला उठा। शामिर ने फिर से उसके जबड़े पर मुक्का चढ़ा था। कोई दूसरा, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ शामिर बेग। सुना तूने? सिर्फ शामिर बेग। तू बताएगा मुझे कि मेरी बीवी कैसी है? ये साल, प्लीज इसे छोड़ दो। समीर, जो ये साल को ढूंढता बाहर आया था, ये साल की नाक से बहते खून को देख एकदम से भागता आगे आया था और शामिर की गिरफ्त से उसे छुड़ाने लगा था। ले जाओ इस कमीने को। अगर ये नजर आया ना आइंदा मेरे घर के आसपास, तो बोटी भी नहीं मिलेगी इसकी। वार्निंग दे रहा हूँ तुझे मैं। चल अब निकल यहाँ से। वो गुस्से से चीखते हुए बोला था। गार्ड! शामिर की डांट पर गार्ड लम्हों में वहां पहुंचे थे। इज्जत लब बींचे अंदर की तरफ भागी थी। शामिर ने एक नफरत भरी निगाह ये साल पर डाली और खुद भी एजल के पीछे अंदर की तरफ भागा। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अभी तक की स्टोरी आपको कैसी लग रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आपका प्यार मेरे तक पहुंच सके। और आगे भी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए और इसी कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। शामिर, क्या हुआ है? इज्जत कहाँ है? रजा जैसे तैसे मीडिया को हैंडल करते बाहर आए थे। मेन गेट से निकलते आदमियों की पुश्त को देख उन्होंने मुतफक्कर से लहजे में पूछा, डैड कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप रिलैक्स रहें। बस इजल थोड़ा घबरा रही थी तो इसलिए बाहर निकल आई। वो हर बार की तरह महारत से झूठ बोलता मुस्कुराने लगा। शुक्र है खुदा का, मैं तो डर ही गया था। यार आप रूम में जाके रेस्ट करें, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। शामीर ने इन्हें रिलैक्स करते साथ ही वकास को इशारा किया, जो सर को खम दिए आगे बढ़ा। अरे बेटा, तुमने कभी संभाला नहीं इन सब चीजों को, कैसे हैंडल करोगे? रजा ने अपनी परेशानी जाहिर की। डैड, करता नहीं हूँ इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप जाएं और पुरसुकून होकर सो जाएं। वकास, अपने हाथों से डैड को मेडी देना। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम क्यों कल से बहकी हुई बातें कर रहे हो? जाने कौन सी मेडिसिन उठा लाए हो? रजा ने खफगी जाहिर की तो शामिर मुस्कुराया। डैड, भरोसा रखें, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, कुछ अच्छा ही खिलाऊंगा। वो अपनी पुरानी टोन में कहता रजा के घूरने पर आंख विंक कर गया। अच्छा ठीक है, देख लेना सब कुछ। और हाँ, एजल को मोहब्बत से समझाओ, अब से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटा इस बच्ची को कोई दुख मत देना। रजा ने उसके कंधे को तबकते संजीदगी से कहा था। शामीर ने फौरन सर को हाँ में हिलाया तो रजा मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़े। ये साल, क्या हुआ है ये? किससे झगड़ा कर कर आए हो तुम? किसने मारा मेरे बच्चे को? समीर उसे घर लाया था। इस वक्त वो जिस कदर अजियत का शिकार था, समीर को यही ठीक लगा। मगर सकिया तो ये साल के चेहरे से बहते खून को देखी बेचैन हुई थी। आंटी कुछ नहीं हुआ, वो बस। अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं सफीना से शादी करूं? समीर के हाथ से अपना बाजू आजाद कराते यसाल ने बेहद संजीदगी से कहा था। उसकी सुर्ख आंखें उसके अंदर लगी आग की गमाजी कर रही थी। बिखरा हुलिया शिकस्त खोदगी का सामान था। सफीना जो किचन में खाना गर्म कर रही थी, यसाल के मुंह से ये सुनते उसने माथे पर बल डाले। हाँ बेटा चाहती हूँ, मगर मगर कुछ नहीं। मैं अभी और इसी वक्त सफीना से शादी करना चाहता हूँ, यसाल ने बिल्कुल सर्द लहजे में कहा था। समीर और जकिया हक्का बक्का से सुनकर रह गए थे। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसे होती है शादी? क्या आगे कम इज्जत मट्टी में मिली है जो रहती सहती कसर तुम पूरी करना चाहते हो? परवेज साहब जो कमरे से बाहर निकले थे, इस साल के आखिरी जुमले पर रोबदार आवाज में बोले, अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये घर छोड़कर जाऊं तो अभी और इसी वक्त मेरा निकाह सफीना से करवाएं। ये साल के तासुरात अब भी वैसे ही थे, संजीदगी भरे पाठ। लो, सुन लो अपने बेटे की बकवास। अरे क्या हो गया है आपको? अगर कह रहा है तो क्या हर्ज है? जाओ समीर बेटा, मौलवी और गवाहान का बंदोबस्त करो। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरा बच्चा माना है निकाह को। मैं आज ही इसका निकाह करवाऊंगी। सफीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब जो कुछ भी हो रहा था बहुत अजीब था। वो ये साल किस अचानक लिए गए फैसले पर हैरान थी, मगर वो अनजान थी कि जिस मोहब्बत के पीछे राह ख्वार होती रही है, वो मोहब्बत उसकी नस्वानियत को कैसे नोचेगी, उसकी इज्जत नफ्स को कैसे रोंद कर उसे जीते जी जिंदा लाश बना देगी।
वो सारा फंक्शन अच्छे से इख्तिताम तक पहुंचाए। अब सभी के चले जाने के बाद थका हारा रूम में आया था। ईजल बाहर नहीं आई थी दोबारा, जिसकी वजह से शामिर को इसकी तबीयत खराबी का झूठ बोलना पड़ा। वो बेहद खुशदिली से इस फंक्शन को सॉर्ट आउट करता रहा था, मगर जहन अभी तक ईजल की नम निगाहों पर अटका था। जो मोहब्बत, जो चाहत इसने इन हसीन गजाली आंखों में ये साल के लिए देखी थी, ऐसी चाहत इसे पहले कभी नहीं दिखी थी। टाई की नॉट ढीली करते वो सोफे पर आड़ा तिरछा गिरा था जब मिसेस मार्गन खाने की ट्रे लिए रूम में आई। आप रख दें, मैं खिला दूंगा ईजल को, वो थके हुए लहजे में आंखें मूंदे बोला। तो मिसेस मार्गन रूम से निकल गई। शामिर ने कोट उतार नीचे फेंका और एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते वो ईजल को ढूंढता बाथरूम में पहुंचा। इसे वहां ना पाते शामिर के माथे पर बल नमूदार हुए थे। इतना तो जानता था वो यहीं कहीं थी इसी रूम में। जब भी वो स्विमिंग एरिया की जानब गया, दरवाजा खोल जैसे ही उसने निगाहें उठाए, सामने देखा कदम एकदम से थमे थे। ईजल वहीं पूल के पास बैठी थी, थोड़ी देर पहले हिजाब में मुकीद आबशार इस वक्त उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। यकीनन वो रो रही थी। शामिर ने तासुफ से सर को नफी में हिलाया और चलता इसके करीब गया। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। शामिर ने झुकते उसकी नाजुक कलाई को दबोचे एकदम से खड़ा किया। ईजल के समझने से पहले ही वो इसे घसीटते अपने साथ ले जाने लगा। जब ईजल नफरत से गिराई, अपनी कलाई छुड़ाने को मचलने लगी, जबकि शामिर बिना असर किए से खींचता सीधा वॉशरूम में घुसा। अब उसका हाथ रगड़ रहा था। क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ शामिर। वो पानी से ईजल के हाथ को धो रहा था जब ईजल ने माथे पर बल डाले नफरत से अपना हाथ खींचने की कोशिश करते कहा, शट अप, खामोश रहो। शामिर नहायत बदतमीजी से उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते दाड़ा था। ईजल खौफजदा सी एकदम से जगह से उछली थी। आंसू एक बार फिर से उसकी हसीन आंखों से बहते जा रहे थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी को टच करो। ईजल, आइंदा ख्याल रहे। उसके आंसू देख वो लम्हों में नरम पड़ा। ईजल के हाथ को सहलाते संजीदगी से बोला। ईजल ने खफा निगाहों से उसे देख लब भींच लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शामिर, तुम मुजरिम हो, कातिल हो मेरी खुशियों के। उसके सीने पर अपने नाजुक हाथ मारती वो चिल्लाई थी, ना तुम मेरी जिंदगी में आते, ना ये सब कुछ होता। तुम्हारी वजह से ये साल ने मुझे झूठा कहा, मेरी मोहब्बत को गाली दी। मैंने कभी अपनी मोहब्बत में बेईमानी नहीं की। बचपन से उसे चाहा बिना किसी गर्ज के, और अब जब मेरी मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी, तुमने सब तबाह कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। शामिर सपाट चेहरे से एजल के रोने से सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। एजल इसे पुश करती जा रही थी, अपना गुस्सा उसके सीने पर मुक्के बरसा कर निकाल रही थी, और शामिर बस खामोश सुर्ख निगाहों से उसे देख रहा था। जाने क्यों, मगर एजल का इजहार मोहब्बत, वो भी ये साल के लिए, उसके सीने में दहकती आग झुलसा गया। उसका दिल चाहा कि वो अभी उस ये साल को जान से मार दे। एजल, मैंने कुछ नहीं किया। क्या लगता है तुम्हें कि वो घटिया इंसान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है? मोहब्बत करने वाले इल्जाम तराशी नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, ना कि आंखों देखे को सच मान लेते हैं। दूर रहो मुझसे, मेरी नफरत आज बढ़ गई है तुम्हारे लिए। तुम किसी की हमदर्दी, किसी के साथ के काबिल नहीं हो शामिर रज़ा बेग। तुम देखना कैसे जलीलो रुस्वा होगे तुम। वो गुस्से में फिर से उसे कोसने लगी थी। शामिर जबड़े भींचे एकदम से खामोश रह गया। मैं हूं ही घटिया, कमीना, खूनी, दरिंदा, मगर एक बात याद रखो इजल शामिर बेग, तुम्हारी किस्मत में यही दरिंदा लिखा गया है, और मेरे सिवा कोई मर्द तुम्हें छूना तो दूर देखने की गुस्ताखी करेगा तो उसकी खाल उधेड़ देगा ये शामिर रज़ा बेग। एकदम से अपना बाहरी हाथ इजल की नाजुक कमर के गिर्द हमाल किए। उसने झटके से इस नाजुक सी लड़की को अपने करीब किया। इजल की आंखों में अपनी नीली निगाहें गाड़े वो जुनून भरे लहजे में गोया हुआ था। छोड़ो मुझे। वो अपनी कमर पर मजीद मजबूत होती शामिर की गिरफ्त पर तिलमिलाई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जब शामिर ने एकदम से इसे बाहों में भरा, इजल ने गुस्से से उसके सपाट चेहरे को देखा, जिसके चेहरे के साथ साथ गर्दन की रगें उभरी हुई थी। वो यकीनन गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। इजल न चाहते हुए भी खामोश रह गई। एक बार फिर से दोनों में गहरी खामोशी छाई थी। शामिर इसे बाहों में भरे बेड पर लाया और नरमी से इसे बेड पर लिटाए अपने दोनों हाथ इसके दाएं बाएं रखे संजीदगी से एजल के चेहरे को देखने लगा, जिसका दुपट्टे से आजिज नाजुक सुरापा उसे कब से बेचैन किए हुए था। अब क्या है, जान छोड़ो मेरी, पीछे हटो। एजल ने रुख मोड़े इंतहाई बदतमीजी से कहा था। शामिर ने आईब्रो झुकाए अपनी शेव को अंगूठे से मसला। यू नो व्हाट, डैड ने हम दोनों को बहुत सी दुआएं दी हैं,
جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ ایزل کی دودھیا گردن کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے وہ خمور لہجے میں بولا۔ نیلی آنکھوں میں حرارت سی ابھری تھی، موڈ ایک دم سے فریش ہوا تھا۔ شامیر دور رہو۔ شامیر نے اپنے دہکتے لب ایزل کی دودھیا گردن پر رکھی تو وہ مچل اٹھی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو کھولنے لگی۔ دل ایک دم سے نئے خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا۔ وہ مر کر بھی شامیر کو اپنے قریب نہ آنے دیتی اور یہاں وہ خود اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے برا فیل کرتا ہوں یار، مگر میں سیریس ہوں تمہارے لیے، اپنی زندگی تمہارے ساتھ اچھے سے گزارنا چاہتا ہوں، شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سچے دل سے کہا تھا۔ ایزل ایک پل کو خاموش سی رہ گئی۔ وہ کسی بھی طرح اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، وگرنہ جو جذبات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی وہ کبھی بھی اسے خود سے دور نہ کر پاتی۔ I need you ایزل۔ اس کے بے حد قریب ہوتے شامیر نے گہری خاموشی کرتے اپنے لب ایزل کی پیشانی پر رکھے۔ ایزل نے ایک دم سے خوف سے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ شامیر نو۔ ایزل نے ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا تو شامیر ایک دم سے غصے سے اٹھا تھا۔ میز پر رکھے واز کو ایک دم سے آپے سے باہر ہوتے غصے سے نیچے پھینکا۔ ایزل اس کی اس قدر سخت ریئیکشن پر سہم سی گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ایک کے بعد ایک روم کا سارا سامان توڑتا جا رہا تھا۔ ایزل نے روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے خوف آنے لگا تھا شامیر سے۔ شامیر بری طرح سے چیختا چلاتا اپنی شرٹ کو پھاڑ نیچے پٹک گیا۔ اسٹاپ اٹ ایزل، کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے بپرا پیچھے مڑا تو ایزل کو بھاگتا دیکھ وہ دانت پیستے سرخ چہرے سے اس کی جانب بڑھا۔ شامیر نہیں، چھوڑو مجھے۔ جسٹ شٹ اپ، بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اسے کندھوں پر لادے دوبارہ سے بیڈ پر پٹکتا بکھرے ہوئے حلیے میں سفسار کرنے لگا۔ شامیر دیکھو ہم صبح بات کریں گے۔ ایزل کو وہ اس وقت پاگل مجنوں لگا تھا۔ اس نے تیزی سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ شامیر اب کیا کرنے والا ہے؟ یا پھر ابھی ایزل کا اور کڑے امتحانوں میں سے گزرنا باقی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے ضرور جائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔